हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम टू द पॉइंट जी के, जो कि मेरा एक प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक के कृत्यों के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें मतलब इस वीडियो में मैं फिरोज शाह तुगलक के जीवनी के बारे में नहीं, उसके उन कृत्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उसने अपने शासनकाल के दौरान किए और जहाँ से बहुतायत मात्रा में प्रश्न जो हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि श्रीमान इसका पूरा क्यों नहीं? पूरा भी हो सकती है, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन उनके जीवन काल से बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। टू द पॉइंट, चूँकि टू द पॉइंट जी के है जिसे बहुत जल्दी हमें समाप्त करना होता है और यह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से होती है, तो इसमें हम उनके कृत्यों को ही रखे हैं। बाकी मैं तरह तरह के वीडियो डालते रहता हूं, उसमें आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप टू द पॉइंट जी के में जानना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। एक नज़र आप इसे देख सकते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के तीसरा शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजा थे और ये हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिए थे, इतना ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल जो था 1351 से 1388 तक था। 1351 से 1388 तक था। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली का शासक बना। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था तथा इसी का उत्तराधिकारी भी था। अब आपसे सवाल पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक किसकी जगह पे दिल्ली का शासक बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं, सन की बादशाह कहा जाता था, या यूँ कहिए कि पूरे मध्यकाल में वह एक अलग ही विजनकारी शासक था। खैर, वो कहानी अलग। इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रारंभ किए गए 23 करों को हटा करके कुल 4 प्रकार के कर रखे। देखिए, जब यह शासक बना तो कर से जनता परेशान थी। पूरे शासन में अस्ता व्यस्तता फैले हुए थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत से ऐसे कृत्य किए थे जो शासन व्यवस्था को लगभग ध्वस्त कर चुके थे। ये जब बना तो इसने बोला कि देखो, एक काम करो, मामला सीधा करो, और इसने सीधा कर दिया। इसने 23 प्रकार के करों को समाप्त करके कुल 4 प्रकार के कर रखे: जजिया, जकात, खराज और खम्स। जजिया जो था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था जो उनके सैनिक सेवा में न आने के बदले में लिया जाता था। दूसरा जकात। जकात जो था वो सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि जो इस्लाम के अनुयायी थे उनसे लिया जाता था, और यह एक धार्मिक कर था जो तत्कालीन जो इस्लाम के अनुयायी थे वो देते थे। खराज। खराज जो था ये सर्वसाधारण पर लगने वाला कर था, जो कि कृषि कर इसे कहा जा सकता है, या जो कहिए कि सामान्य टैक्स था खराज। चौथा था खम्स। खम्स जो था यह एक प्रकार का लूट में, यानी कि जब ये लोग कहीं हमला करते थे तो उससे जो लूट होती थी, उससे जो धन प्राप्त होता था उसको आपस में बांटते थे और उसी को खम्स कहा जाता था। खम्स का जो हिस्सा होता था वो राजा को 1/5, कहीं कहीं 1/5 और 4/5 के हिस्सा में होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पलट दिया। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि नहीं, 4/5 राजा का होगा और 1/5 जो होगा वो सैनिकों का हो गया। हालांकि बाद के शासकों ने इसको पलट दिया और अमूमन राजा का हिस्सा 1/5 होता था और 4/5 हिस्सा सैनिकों को आपस में बांट दिया जाता था। तो इसने 4 प्रकार के कर रखे: जजिया, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला; जकात, मुस्लिमों से लिया जाने वाला; खराज, सामान्य कृषि कर; और खम्स, यानी कि युद्ध के लूट में जो माल मिलता था उस पर लगने वाला कर। इस प्रकार से इसने सारे करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर ही रखे। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर, जो कि 10% था, लगाया, जिसे हवे सर्व कहा जाता था। ये VVI। यही से आपसे सवाल पूछेगा कि पूरे मध्यकालीन शासकों में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया? तो फिरोज शाह तुगलक जो था जिसने सिंचाई पे बहुत ही विशेष ध्यान दिया, और इसने हवे सर्व नामक एक कर भी लगाया। ध्यान रखिए, इसने हवे सर्व नामक, किस प्रकार नामक? हवे सर्व नामक कर लगाया, जो कि एक सिंचाई कर था, और कितना था वो? 10% था। इसको ध्यान रखिएगा।
यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने राज्य की आमदनी का पूर्ण ब्यौरा तैयार करवाया। यानी कि इससे पहले जो आमदनी होती थी ब्यौरा रहता था, लेकिन इसने पूर्ण ब्यौरा तैयार करवाया और उसके लिए एक व्यक्ति का नियुक्ति किया जिसका नाम था ख्वाजा हिसामुद्दीन। और इसने जब टोटल आंकड़ा किया तो पता लगा कि दिल्ली सल्तनत की तत्कालीन समय में जो आय थी 6,85,00,000 टंका वार्षिक थी। ये बहुत बड़ी राशि थी उस दौर में, समझ रहे हैं। अब है इसके कुछ ने, हालांकि इसका जो राज्यकाल था वो लगभग शांति का था, ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जो लड़ा उसके बारे में 1359 में जाजनगर उड़ीसा में है, पर चढ़ाई किया तथा जगन्नाथ मंदिर को लूट करके उसका धन जो था वो लेके चला गया। 1365 में इसने कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश में हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया। यानी कि भारत के दो विख्यात मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को इसने हानि पहुंचाई और उस मंदिरों में रखे हुए धन को इसने लूट लिया। कब? जाजनगर, ये पूछता है बार बार, जाजनगर पर हमला कब किया? तो 1359 में, कांगड़ा 1365। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से बनते हैं। अब जो इसका अगला है वो क्या है कि इसने यमुना नदी से उलूग खानी नहर एवं सतलज नदी से राजवाही नहर निकाला। ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बोला कि सल्तनत काल में नहरों के लिए विशेष ख्याति प्राप्त शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने नहरी व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया और पूरे सल्तनत काल किया, पूरे मध्यकाल में इसके जैसा ऐसा कोई शासक नहीं था जिसने नहरों के लिए इतना विशेष प्रयास किया होगा। फिरोज शाह तुगलक 3 चीज़ों के लिए विशेष रूप से भारतीय इतिहास में वर्णित है या जाना जाता है। पहला, सिंचाई व्यवस्था। दूसरा, क्या को कहते हैं आपका, शहर बसाने के लिए। और तीसरा, बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। इसने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एवं फिरोजाबाद शहरों की स्थापना किया। किस किस शहरों की? फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एवं फिरोजाबाद शहरों की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसने जजिया कर को सर्वसाधारण पर लागू कर दिया था। पहले जजिया कर सर्वसाधारण से नहीं लिया जाता था, वो क्षत्रिय शासक नहीं देते थे, ब्राह्मण नहीं देते थे। इसने आया बोला कि नहीं हम सबको लेंगे, लेकिन यहाँ पे झमेला हो गया। दिल्ली की जनता ने कहा कि ब्राह्मण जजिया कर नहीं देंगे और उनके बदले में दिल्ली की जनता ही दिया करती थी। ठीक है, ये अलग विषय है, वहाँ पे मैंने सिर्फ आपको रोचकता के लिए बता दी। यहाँ पे रिमाइंड हम कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली का शासक बना। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने बिन तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ 23 करों को हटा करके 4 प्रकार के कर रखे: जजिया, जकात, खराज एवं खम्स। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई, जो कि 10% था, याद रखिए इसको, सिंचाई कर वो 10% लेता था और जिसे हबे सर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हबे सर्व। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने राज्य की आमदनी के पूर्ण ब्यौरा तैयार करवाया और उसके लिए आदमी नियुक्त किया। कौन? ख्वाजा हिसामुद्दीन। और 6,85,00,000 टंका वार्षिक आय था उस समय। 1359 में जाजनगर यानी कि उड़ीसा में चढ़ाई करके जगन्नाथ मंदिर को लूटा और 1365 में कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश में चढ़ाई करके वहां की ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया। इसने यमुना नदी से उलूग खानी नहर एवं सतलज नदी से राजवाही नहर निकाला और इस शहरों के बसावट के लिए बहुत प्रसिद्ध शासक था। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एवं फिरोजाबाद शहरों की स्थापना की। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, चूँकि इंपॉर्टेंट था तभी हमने लिखा, बाकी कहानी सुनाना मेरा कोई उद्देश्य आपको नहीं है। अब मैं बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक कुछ एक कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। पहला, दान कार्यों के लिए। दूसरा, सिंचाई व्यवस्था के लिए। तीसरा, शहरों के बसाने के लिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध था। अब इसके आगे के कुछ एक और कार्यों को देख लेते हैं जिनसे बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके आगे के कुछ एक चीज़ों को, कुछ एक नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अभी तक हमने पार्ट 1 देखा, अब पार्ट 2। ठीक है, हालांकि 1-2 कुछ देख नहीं है। इसने 36 कारखाने लगवाया एवं 1200 फलों के बाग लगवाए। आपसे सवाल पूछेगा कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा फलों के बाग बगीचे दिल्ली के आसपास लगाए थे और कारखानों की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और ये सारे कवायद उसने राजकीय आय की वृद्धि के लिए की थी, यानी कि कारखाने लगवाए जहाँ से उत्पादित वस्तुएं सर्वसाधारण में जाती थी। हालांकि
इन कारखानों से जो उत्पादित वस्तुएं होते थे तत्कालीन जो एलिट वर्ग था वही यूज़ करता था, गरीब जनता को ये सब मिलती नहीं थी। बाग बगीचों में जो फल होते थे वो भी उसके जो एलिट वर्ग थे, आसपास के रहने वाले लोग थे, उन्हीं को ये प्राप्त होता था। लेकिन खैर हमारा प्रश्न बनता है और आपको जानना भी चाहिए। एक ये भी आई है, मेरठ तथा टोपरा से अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली में लाकर स्थापित किया। मेरठ एवं टोपरा में जो अशोक के स्तंभ थे उसको इसने दिल्ली मंगवाया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब इसने दिल्ली मंगवाया उन चीज़ों को, तो वो जो दोनों स्तंभ थे उन्हें बहुत मोटे, क्या उसको बोलते हैं, रुए के लपेटे में रखा गया और उसे दिल्ली मंगवाया गया। और उसने पंडितों को बुला करके, मुसलमान के जो धर्मगुरु होते हैं, मुल्लाओं को बुला करके बोला कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। किसी को पढ़ने तो आती नहीं थी, हालांकि इसे कथा कहानी के रूप में लीजिएगा। तो उसमें से जो चाटुकार लोग थे उसने बोला कि दिल्ली में एक ऐसा शासक आएगा जो बहुत ही यशस्वी होगा और उसका नाम आप ही वाला था और यही लिखा हुआ है। वो बहुत खुश हुआ और पंडितों को, मुल्लाओं को दान दिया। राजा जो होते हैं अपने अधीन रहने वाले या अपने चटकारिता करने वालों को बहुत सेवा करते हैं, ये शुरू से ही चली आ रही है। हालांकि ये कथा है, इसको कथा ही रहेंगे। मेरठ एवं टोपरा से अशोक के 2 स्तंभ किसने मंगवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। और कहाँ रखवाया? दिल्ली में रखवाया। इसी को ध्यान रखेंगे। फुतुहात फिरोज शाही, ये उसकी अपनी आत्मकथा थी जिसने खुद लिखी थी। फुतुहात फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा की रचना की। अगला देखिए, इस फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य थे और यही कल्याणकारी कार्यों से, शब्दों से हेर फेर में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना किसने की, इसे क्या कहा जाता है। तो इस पर भी एक नज़र देख लेते हैं। दीवान बंदगान गुलाम वंश एवं दासों की भर्ती एवं देखभाल करता था। सबसे ज़्यादा गुलाम जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के ही शासन में थे। 1,80,000 से ज़्यादा गुलाम थे इसके अधीन में। तो उन गुलामों की देखभाल के लिए इसने दीवान बंदगान नामक एक पद का ही सृजन कर लिया, विभाग की स्थापना कर दिया। दीवान बंदगान क्या करता था? गुलामों एवं दासों की भर्ती एवं देखभाल। दीवान खैरात जो था वह दान विभाग था, यानी कि दान देता था। किन्हें दान देता था? विशेष रूप से गरीब एवं विधवा महिलाओं को। दारुल सफा जो था वह निःशुल्क चिकित्सालय था। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग था जो गरीब एवं वृद्ध लोगों को देता था। रोजगार दफ्तर जहां आम जन रोजगार जाके प्राप्त कर सकते थे। लोक निर्माण विभाग का काम था इमारतों का निर्माण एवं मरम्मत। विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग जो था वो सम्राटों के मकबरों की मरम्मत करता था या कुतुब मीनार की मरम्मत करता था, ये उसके कृत्य थे। तो ये देखिए क्या था? फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य। उस कार्यों में क्या शामिल था? दीवान बंदगान, बंदियों यानी कि गुलामों एवं दासों के लिए। सबसे ज्यादा दास इसी के समय में थे, याद रखिए, सबसे ज्यादा दास 1,80,000 के आसपास थे। दीवान खैरात मतलब दान विभाग वाला। दारुल सफा, थोड़ा टेढ़ा है ये, दारुल सफा चिकित्सालय था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, विभाग था ये सब। दीवान इस्तिहाक जो था वो पेंशन विभाग था। रोजगार दफ्तर रोजगार देता था। लोक निर्माण विभाग इमारतों की निर्माण और मरम्मत करता था, विशेष रूप से राजाओं के मकबरे एवं कुतुब मीनार के। तो ये थे उसके धार्मिक कार्य। एक चीज और है, इसको ध्यान रखिएगा, इसने कई भारतीय दर्शन एवं चिकित्सा संबंधी संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। इसको ध्यान रखिएगा। बोले कि श्रीमान इसको क्या लिख दिए? कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा कृत्य फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, तो ऐसा न कि आपसे छूट जाए। एक नज़र फिर से देख लीजिए। इसने 36 कारखाने लगवाए जो राजकीय आय में वृद्धि करते थे और साथ ही 1200 से ऊपर फलों के बाग भी लगाए। मेरठ एवं टोपरा से अशोक के जो स्तंभ थे वो मंगवाया और दिल्ली में स्थापित किया। फुतुहात फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा की रचना की। अब इसके बाद है इसके बहुत सारे विभाग। कौन कौन? दीवान बंदगान जो बंदियों से संबंधित थे। दीवान खैरात जो दान विभाग से संबंधित थे। दारुल सफा जो निःशुल्क चिकित्सालय था। दीवान इस्तिहाक जो पेंशन विभाग था। रोजगार दफ्तर आमजन के रोजगार के लिए। लोक निर्माण विभाग जो
राजाओं के मकबरे एवं कुतुब मीनार की विशेष रूप से देखभाल करता था। और इसने बहुत सारे भारतीय ग्रंथों, जिनमें चिकित्सा संबंधी ग्रंथ थे या दर्शन संबंधी ग्रंथ थे, उनका फारसी में अनुवाद कराया। तो ये था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए ऐसे प्रमुख कार्य जिनसे परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। वहाँ पे मैंने इसका लेख और इससे संबंधित जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी दे रखा है, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।